Hello everyone, welcome again on YouTube channel Taming Physics। आज हम लोग बेटा वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का एप्लीकेशन क्या है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन यूनिट वेक्टर्स, ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हम देखते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, पहले ये हम लिख देते हैं, ए डॉट बी is equal to ए बी कॉस थीटा। जहां ए और बी क्या भाई, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच एंगल थीटा। अब इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, A dot B is greater than 0। कब होगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। कब होगा? when theta is greater than 0 and less than 90। भाई A और B तो मैग्नीट्यूड है, वो पॉजिटिव होगा। मेन हमको cos थीटा देखना है, तो cos थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 हो। इक्वल टू 90 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे इक्वल टू 0 साइन नहीं लगाए, इसलिए इक्वल टू 90 नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है व्हेन थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो बेटा? 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज लेस देन 0, यानी निगेटिव। निगेटिव कब होगा भाई? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब तो 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या? ए डॉट बी मैक्सिमम, इसका ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई? ए बी, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लें, और ये कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे ए डॉट बी मिनिमम कब होगा? अगर ये आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, कब होगा बेटा? जब ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ए डॉट बी मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम यानी कितना हो जाएगा? माइनस ए इंटू बी। यहां पे ये ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लीकेशन है। और ये कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम है, और अगर 0 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दो वेक्टर यानी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, क्या होगा? ये हमको निकालना है। वेक्टर ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा?
तो यहां बी की जगह हम क्या रख देंगे, ए। भाई ए डॉट ए है ना, तो बी की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो यहां पे भी ए आ जाएगा, तो ये हो गया ए इंटू ए। उसके बाद थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनेगा भाई, 0 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ए इंटू ए स्क्वायर, यानी सेम वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसी सिक्स्थ प्रॉपर्टी का यूज करके और चीजें हम करेंगे। ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी, इस दो का यूज करके और इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, आई डॉट आई कैप, यानी दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली कोई भी दो यूनिट वेक्टर हो, एन कैप डॉट एन कैप, वो भी क्या होगा, वन ही होगा। हम दिखा रहे हैं आई जे के ये यूनिक यूनिट वेक्टर्स जो पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने लास्ट टर्म डिस्कस किया है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई डॉट आई। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दोनों सेम वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, 0 होगा। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू आई कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 1। तो ये कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा एंड के कैप डॉट के कैप 1 होगा। तो बेसिकली इसको हम यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, वहां से भी हम सॉल्व कर सकते थे। नाउ राइट डाउन एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई, आई कैप डॉट जे कैप। दो अनलाइक यूनिट वेक्टर्स ले लें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये दो लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दें, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल क्या होगा भाई, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का या किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं कॉस 90 0 हो जाएगा, तो 0 होगा। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, आगे यूज आएगा, इसलिए हम करा रहे हैं। जे डॉट के कैप ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 0 होगा। के कैप डॉट आई कैप ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी बेटा बी डॉट ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, वैल्यू वही रह रहा है, सारा कुछ वही, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। 10th प्रॉपर्टी, मान लो कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा किसी प्रॉब्लम में आ गया, ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली आप जैसे वेक्टर
ओपन ब्रैकेट ओपन करते वैसे ही ब्रैकेट ओपन कर देना, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा। 11th प्रॉपर्टी, ए डॉट ए प्लस बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, या माइनस हम ले लेते यहां पे। तो जैसे एल्जेब्रा में ब्रैकेट ओपन करते हो बेटा, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये हो गए ए डॉट सी माइनस ए डॉट डी देन प्लस बी डॉट सी देन माइनस बी डॉट डी। इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे। और ये डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना वो ऑलरेडी हम फॉर्मूला जानते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या क्या भाई? क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी समझ ले, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो दो वेक्टर ले लें, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, मैग्नीट्यूड ए एंड बी। फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये मैग्नीट्यूड है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का। एन कैप डायरेक्शन दे रहा है, और ये डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमने पिछले टर्न पे इसको डिटेल में डिस्कस किया है। यहां एक बार बता देते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने फिंगर्स और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया, फिर फिंगर्स को पहले वेक्टर के तरफ कर लेंगे और बी की तरफ इसको टर्न करेंगे, कर्ल करेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, यानी फिंगर को हम ए से बी की तरफ टर्न कर रहे हैं ऐसे। तो जो थंब का डायरेक्शन बेटा ये इधर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा। हाँ, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड दे रहा है ए क्रॉस बी का, और ये पूरा का पूरा वेक्टर दे रहा है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अच्छा, अब ये मैग्नीट्यूड होता किसके इक्वल है? तो दिस इज इक्वल टू, अगर आप 9th क्लास में एरिया पैरेललोग्राम पढ़े होंगे तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें और बी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो एरिया पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा होता है। यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या देगा भाई? एरिया पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया देगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब पैरेललोग्राम जैसे यहां पे हम फिर से दिखाएं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा। तो इससे जो पैरेललोग्राम बना बेटा वो ये इस तरीके से हो गया, इसी का एरिया दे रहा है ए क्रॉस बी। अब अगर इसका हाफ कर दें, यानी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ ले ले, तो वो क्या देगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। वो ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे बेटा, ऐसे कर दें, ये दोनों वेक्टर से जो ट्रायंगल बना उसका एरिया देगा हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों देगा, क्योंकि ये तो एरिया पैरेललोग्राम है। अब इसका आधा कर दें तो बाइसिमेट्री, ये दोनों इक्वल है ना ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो ये क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स ये देगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज पे आते बेटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी ए बी साइन थीटा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी इक्वल टू ए बी, ये ए बी के इक्वल होगा कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ए क्रॉस बी का ये क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ भाई, दिमाग में आ रहा है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ए और बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू देगा जब थीटा 90 है। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, उस केस में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर ले लें, इसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए बी। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से लेस होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कब, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तभी ए बी से लेस है, एंड लेस देन 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए, ये क्या होगा बेटा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये यहीं पे हम पुट कर दें, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू, ये है फॉर्मूला, ए इंटू बी की जगह क्या आ गया, ए, तो यहां पर ए का मैग्नीट्यूड साइन, अब दोनों वेक्टर ए है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, 0 डिग्री एन कैप। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको हम 0 वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन यहां है। हाँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम केवल लिखें पांचवा, मॉड ऑफ ए क्रॉस ए, तो वो क्या होगा बेटा, उसको हम 0 लिखेंगे। ये ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये और ये अलग चीज है, ये 0 वेक्टर है या नल वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड 0 है। तो दो सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होगा और दो सेम वेक्टर का जो क्रॉस वेक्टर होगा वो 0 वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा। अब इसी पे हम लोग दो क्वेश्चन और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक प्रॉपर्टी नंबर 1 पे
और एक प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। इस 2 पे और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहां पे हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th, आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये क्या होगा भाई? 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए क्या है? 0 है। दो वेक्टर जो सेम वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप सेम वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। हाँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, साइन थीटा से भी लगाओगे तो थीटा 0 डिग्री होगा तो वहां से भी 0 आ जाएगा, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। तो दिस इज 0। देन 7th, इसी में आगे लिख लेते हैं जे क्रॉस जे, ये भी क्या होगा भाई? 0 होगा। नल वेक्टर के क्रॉस के, ये भी नल वेक्टर होगा। देन 7th प्रॉपर्टी पे आते हैं। 7th प्रॉपर्टी क्या है? अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ले लें। यहां तो पैरेलल यूनिट वेक्टर हमने लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ले लें, जैसे आई क्रॉस जे का। ये क्या होगा बेटा? ये हमको बताना है। तो अब देखो ऐसे ले लें, ये एक्स एक्सिस हम सपोज कर लें, ये यहां से हम निकालेंगे, और ये वाई एक्सिस। तो आई कैप इसके अलोंग है और जे कैप इसके अलोंग है। तो आई क्रॉस जे थंब के डायरेक्शन में होगा, और इधर क्या होगा? जेड एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा? जेड एक्सिस। यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी के जगह ये आया तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री। ये हो गया मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन एन कैप, यही होगा ना भाई, फॉर्मूला यही है। अब एन कैप होगा क्या? उसका हमने रूल बताया था, राइट हैंड रूल से निकालना है। तो आई क्रॉस जे, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग, फिंगर को हमने कर्ल किया वाई की तरफ, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही एन कैप का डायरेक्शन होगा। तो एन कैप किधर है भाई? जेड एक्सिस की तरफ, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। सो ये हो जाएगा, ये तो पूरा 1 हो गया, तो 1 के कैप, या सिंपली हम के कैप लिख दें। आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के, जे क्रॉस के यानी जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90। अब यूनिट वेक्टर लिख दे जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका। तो ये यूनिट वेक्टर किधर होगा वो हमको देखना, वो वाला वेक्टर लिखना होगा। ये पूरा तो 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, अब के है किधर? तो के का डायरेक्शन किधर भी? इधर है। इसको हम एक पेन से दिखाते बेटा, यही है ना के, जेड एक्सिस ये है, तो के कैप का डायरेक्शन ये है, और हमको करना क्या है? जे क्रॉस के। यानी हम करेंगे क्या? अपने फिंगर्स को जे की तरफ रखेंगे। तो जे देखो किधर? इधर, वाई इधर है ना, तो जे इधर हमने कर लिया, और के किधर? पेन की तरफ, बाहर की तरफ, तो इधर हमने बेंड किया, ऐसे बेंड किया। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, यानी वही एन कैप का डायरेक्शन है। तो ये थंब किधर जा रहा है भाई? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है बेटा? आई कैप। तो ये आई कैप हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया, और ये आई कैप, ऐसे हमने लिख दिया। नेक्स्ट के क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई, यानी के कैप
क्रॉस आई कैप, इसको हम निकाले क्या होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए की जगह के कैप आया यानी इसका मैग्नीट्यूड रखना होगा 1 इंटू बी की जगह आई कैप आया तो बी का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 इंटू साइन। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये z एक्सिस के तरफ है और ये x एक्सिस के तरफ। z एक्सिस क्या है भाई, ये है z एक्सिस, ये है ना बेटा z एक्सिस। तो z एक्सिस और x एक्सिस के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि z एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और x एक्सिस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो कितना एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 टाइम्स एन कैप यानी यूनिट वेक्टर जो होगा। अब ये यूनिट वेक्टर होगा किधर, तो हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे k क्रॉस i। ये लो भाई k का डायरेक्शन ये हो गया, ये पेन का डायरेक्शन इधर k का डायरेक्शन। अब k क्रॉस i तो हमने k की तरफ फिंगर कर लिया, ये देखिए आप k की तरफ फिंगर कर रहे हैं, वहां तक तो हम नहीं ले जा सकते लेकिन ऐसे दिखा रहे, k की तरफ फिंगर कर लिया, क्रॉस i, तो i किधर, इधर है ना i, तो ये x एक्सिस के नाम, तो फिंगर को k क्रॉस i इधर कर्ल किया, तो जो थंब का डायरेक्शन है वही k क्रॉस i यानी n कैप का डायरेक्शन है। तो n कैप किधर है भाई, y एक्सिस के लॉन्ग है और y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप। तो ये हो गया j कैप, ये हो गई प्रॉपर्टी भाई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 पे अगर हम आए बेटा, यहां पे हम दिखा रहे प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये हो रहा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वहां पे करेक्ट है, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं इक्वल होगा बेटा, ये वेक्टर मान लो ए है, सपोज करो, कैसे, जरूरी नहीं 90 डिग्री हो, हम कोई भी एंगल ले लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा। अब देखें तो a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, और b क्रॉस a का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर। तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। जैसे हम ये लिखे बेटा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अच्छा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा बी ए साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ये हम लोगों ने अरिथमेटिक्स में पढ़ा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2। तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के बराबर होगा, लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये करेक्ट है। क्यों माइनस भाई, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है ही है, लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, अंदर। तो डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए ये रिलेशन हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट। अब इसी रूल को हम यहां पे देखें तो आई क्रॉस जे हमने लिखा हुआ बेटा, ये आई क्रॉस जे को लिख देते, यहां पे आई क्रॉस जे हमने क्या लिखा हुआ, के कैप, और जे क्रॉस के क्या लिखा हुआ भाई, आई कैप, और के क्रॉस आई क्या लिखा हुआ भाई, जे कैप। ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया ना, ये हो गया।
तो अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो J क्रॉस I इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस K कैप, और K क्रॉस J ये क्या होगा भाई, माइनस I कैप, और I कैप क्रॉस K कैप ये क्या होगा, माइनस J कैप। ये जितना पढ़ा रहे बेटा ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। इसको याद करने का एक और तरीका बताते हैं। पहले तो हमने यहां से बताया, अब इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा रूल है, और वो रूल हम बता देते हैं। हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर I कैप, J कैप और K कैप को साइक्लिक ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लिए। भाई कैसे, साइक्लिक ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारा कैसे हो रहा है ये यहां से एकदम आपको याद हो जाएगा। हम क्या करेंगे, I कैप, J कैप, K कैप को साइक्लिक ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लिए। अब किसी भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर होता है। आप देख लीजिए जितने भी फार्मूले हैं, किसी भी दो यूनिट वेक्टर I कैप, J कैप, K कैप में किसी भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, थर्ड यूनिट वेक्टर। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो थर्ड यूनिट वेक्टर पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो थर्ड यूनिट निगेटिव होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, रूल समझ में आ गया। किसी भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर होगा I कैप, J कैप, K कैप में। अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो थर्ड यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो थर्ड यूनिट वेक्टर निगेटिव। देखिए I क्रॉस J, इसका क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर K कैप हुआ। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो I क्रॉस J जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, J क्रॉस I ऐसे हम गए क्लॉकवाइज तो निगेटिव हुआ, थर्ड यूनिट वेक्टर ये हो गया। ये समझ में आ गया भाई। ऐसे J क्रॉस K थर्ड यूनिट वेक्टर I कैप एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है J क्रॉस K, तो ये पॉजिटिव होगा, ये हो गया। K क्रॉस J ऐसे जा रहे हैं तो थर्ड यूनिट वेक्टर ये बचा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए निगेटिव होगा, ये हो गया। ऐसे इस पे हम कर लेंगे। तो ये हो गए प्रॉपर्टी नंबर 7। इसको आप याद रखेंगे तो ये सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अब 7 प्रॉपर्टीज हो गई, कितना 8 प्रॉपर्टी किया था या 7 जो भी है, हम 8 मान लेते हैं। 9th प्रॉपर्टी लिखो बेटा। 9th प्रॉपर्टी क्या है, ये A क्रॉस B प्लस C। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने ब्रैकेट ओपन किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये ऐसे ब्रैकेट ओपन होगा बेटा। ये देखो ध्यान रखना, इसको ऐसे B क्रॉस A नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो निगेटिव हो जाएगा, वो एक अलग अपोजिट यूनिट वेक्टर निगेटिव यूनिट वेक्टर हो गया। तो जैसे खोलना एकदम ऐसे ही खोलेंगे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ऐसी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहां पे निगेटिव होता तो यहां पे निगेटिव आ जाता, और थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट देख लेते, A क्रॉस B A प्लस B, A प्लस B क्रॉस C माइनस D। एक में हमने प्लस साइन ले लिया, एक में माइनस साइन ले लिया, हो सकता तो दोनों में प्लस साइन हो सकता तो दोनों में माइनस साइन हो। सिंपली जैसे अलजेब्रा में करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, वैसे ही करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि इसको यहां से ओपन किया तो ये A क्रॉस C होगा बेटा।
ए क्रॉस सी, इसको सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। हाँ, माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। फिर यहां से ओपन किया तो ये हो गया माइनस ए क्रॉस डी। देन यहां से इसका प्रोडक्ट प्लस बी क्रॉस सी। देन यहां से इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस बी क्रॉस डी, ऐसे होगा। अब इसको फर्दर लिखना चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। देन माइनस ए क्रॉस बी है तो इसको प्लस डी क्रॉस ए लिख सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? जो हमने बताया था ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस ए क्रॉस डी इक्वल टू डी क्रॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी क्रॉस सी प्लस इसको क्या लिख देंगे बेटा, डी क्रॉस बी। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। सो ये प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। न्यूमेरिकल पे आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर टू वेक्टर्स ए and B. Magnitude of vector A is equal to 5 and that of B is equal to 6. ये एंगल थीटा ले लें। Find out angle between the two vectors if A dot B is equal to 15। तो सॉल्यूशन करते भाई, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, फॉर्मूला लगा दे हम सॉल्यूशन के लिए फटाफट। A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। ए डॉट बी हमको कितना दिया, 15 इज इक्वल टू ए कितना दिया, 5, बी कितना दिया, 6 कॉस थीटा। 15 इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, 1/2। थीटा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री या π/3 रेडियन, ऐसे भी एग्जाम में दिया हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन देयर आर टू वेक्टर्स A and B such that A is equal to 5 and B is equal to 6. Write down further. Find angle between two vectors if mod A cross B is equal to 15√3। चलो कितना बेटा, 15√3। तो करते हैं इसको। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है, पहले हम ए क्रॉस बी का फार्मूला देखें। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन हमको दिया क्या, ये दिया हुआ
तो ये यही हो जाएगा ना बेटा मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन उसमें हटा देंगे, ये हो गया। अब ये कितना दिया भाई 15√3 इज इक्वल टू ए कितना दिया 5, बी कितना दिया 6 साइन थीटा। साइन थीटा यहां से निकाल ले बेटा तो इज इक्वल टू √3/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये लो भाई वही आंसर आ गया जो पिछला हो गया, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा क्या होता है बेटा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये दिया हुआ इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, कह रहे दो वेक्टर ए और बी, ए डॉट बी जो है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। चलिए करते हैं। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए बी साइन थीटा, सो ए बी साइन थीटा। ये ए बी कैंसिल आउट हो गया, इस कॉस थीटा को इधर ले जाए, इधर 1 बचेगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया इसका टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना आया भाई 1, तो जल्दी से बोलो बेटा थीटा क्या होगा 45 डिग्री या π/4 रेडियन। ये हो गया इनके बीच का एंगल। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे। देखिए टफ क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, तो अभी जब जस्ट एप्लीकेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ ए डॉट बी माइनस या प्लस ही लेते, प्लस माइनस ले लेते, माइनस √3 मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है भाई, अगर ये रिलेशन दिया हुआ है व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फार्मूला रख देते, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा माइनस √3 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई ए बी साइन थीटा, सो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं √3 ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस थीटा को इधर लेते हैं और √3 को उधर लेते जाए, तो ये हो गया tan थीटा। भाई ये इधर आके डिवाइड करेगा, ये इधर जाके डिवाइड करेगा 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 30 डिग्री और π/6 क्या हो गया भाई रेडियन। ये हो गया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बेटा। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की
प्रॉपर्टीज, और उस पे हम लोगों ने बेटा 3-4 क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं? रिजॉल्व करने का मतलब क्यों? ब्रेक करना, 2 पार्ट में या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड करना। यहां स्पेशली हम लोग के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो है वो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत सारा फिजिक्स में होगा। तो रिजॉल्व करना यानी ब्रेक करना। अब इसको हम समझाते हैं, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी हम ले लें 50 kg। ये लो भाई 50 kg ये दिया हुआ, तुम 2 स्टूडेंट हो, अकेले तो ले नहीं जा सकते, 2 भाई हो, ये वजन लेके जाना, तो ऐसा थोड़ी हो कि एक अकेले 50 किलो उठा लिया, दूसरा पैदल चल रहा, फिर उसने दूसरे को दे दिया। नहीं, वजन ज्यादा है बेटा तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कई तरीके से कर सकते हैं, 10 kg प्लस 40 kg। अगर एक भाई बहुत छोटा है, कम उम्र का, एक भाई बड़ा ताकतवर है, तो एक 10 kg ले लिया 40 kg, या 20 kg प्लस 30 kg, या फिर 25 kg प्लस 25 kg। तो इसी तरीके से, अच्छा जो हमने ऑप्शंस दिया आपको 10 प्लस 40, 20 प्लस 30, 25 प्लस 25, इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। अगर हम डेसिमल में लिखने जाए तब तो उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ एक एग्जांपल हमने लिया। अब हम पूछे कि ये जो हमने ब्रेक किया है वेट को 2 पार्ट में, ये सही है या गलत है? तो आप कैसे जानेंगे सही है या गलत है? इस दोनों को ऐड करेंगे तो यही क्वांटिटी मिलनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि 2 पार्ट में हमने सही डिवाइड किया है। तो ऐसे ही वेक्टर को रिजॉल्व करना है, वेक्टर को ब्रेक करना है या डिवाइड करना है 2 पार्ट में, या उसी को हम कहते हैं रिजॉल्व करना है। तो कैसे रिजॉल्व करते बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके लिए हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं, एक को हम एक्स एक्सिस नाम दे रहे हैं और एक डायरेक्शन को वाई एक्सिस नाम दे रहे हैं, और ये है वेक्टर आर जिसको हमको रिजॉल्व करना है या ब्रेक करना है। एंगल किसी एक के साथ दिया हुआ, तो हमने एक्स एक्सिस एंगल वाला थीटा ले दिया, ये थीटा हमको गिवन है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा भाई? थीटा। हमको करना क्या है? 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करना है यानी ब्रेक करना है। तो इसको करेंगे कैसे? यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दे एक्स एक्सिस पे, इसको नाम हमने दिया O, इसको नाम दिया A, और फिर यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे, इसको नाम दिया हमने B। ध्यान से समझना भाई, ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री। इसको हम पॉइंट C कह दे। ये तो R तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा ना, R हम यहां लिख देते, ये C है। अब OA और OB, ये OA और OB इस वेक्टर R या वेक्टर OC का रिजोल्यूशन है, यानी 2 पार्ट है। क्यों? क्योंकि इस दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमको क्या मिलेगा? वेक्टर R। तो वेक्टर OA और वेक्टर OB वेक्टर R का रिजोल्यूशन है, या इसी को कंपोनेंट कहते हैं बेटा। कंपोनेंट है, पार्ट है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिजॉल्व करना था। तो अब इनका वैल्यू क्या होगा? हमको R दिया, थीटा दिया, इनका वैल्यू क्या होगा? वेक्टर OA और वेक्टर OB का वैल्यू क्या होगा?
तो इस वाले कंपोनेंट का नाम हम रख दें आर एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इस वाले कंपोनेंट का हमने नाम रख दिया आर वाई। अब इनको हम निकालेंगे कैसे, तो करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी कंसीडर करें बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, ध्यान से देखो बेटा, यहां फिगर में दिख रहा, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए अपॉन ओ सी, यानी ओ ए जो होगा वो ओ सी कॉस थीटा होगा, और ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आर एक्स को, यही तो कंपोनेंट है ना, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू ओ वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को, कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट ये हो गया भाई वेक्टर आर का। दूसरा आर वाई निकालना, तो उसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी में देखें साइन थीटा क्या होगा बच्चों, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी। अच्छा, अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी, भाई ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी, सो ओ बी अपॉन ओ सी, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी साइन थीटा, और ओ बी क्या है बेटा, आर वाई, सो आर वाई इज इक्वल टू ओ सी क्या है, आर साइन थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। तो वेक्टर आर का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में जिससे थीटा एंगल बना रहा है वो होगा आर कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला डायरेक्शन होगा बेटा उसके परपेंडिकुलर उधर का कंपोनेंट आर साइन थीटा। इस दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे आर एक्स और आर वाई को, तो फिर से हमको वही वेक्टर आर मिल जाएगा। यानी कैसे वो वेक्टर आर मिल जाएगा, इस दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो देखो आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी हम क्या कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये फार्मूला क्या बता रहा है बेटा, अगर किसी वेक्टर का दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिया है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर हमको ये दिया हुआ और इसका डायरेक्शन निकालना है तो इसी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे। यहां पे हम कर देते हैं आर वाई अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया भाई, tan थीटा। आर एक्स आर वाई पता है, tan थीटा हमारा निकल जाएगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टर्न इन पे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बेटा,
और फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन फ्री स्पेस 3D करेंगे। ये तो 2D में रिजोल्यूशन किया है, 3D में रिजोल्यूशन क्या होता है, कैसे करते हैं, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। उसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है, बस इसी के जनरलाइजेशन से वो फार्मूला हम लिखेंगे। लेकिन इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कोई वेक्टर r जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है उधर का कंपोनेंट r cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट r sin थीटा होगा। यानी कोई वेक्टर हमको दिया है और उसका एक एंगल दिया है तो दोनों कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमको दोनों कंपोनेंट दिए हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं। या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल दिया है तो उसका एक कंपोनेंट तो यहां से निकल गया। जब एंगल दिया है, मैग्नीट्यूड दिया, तो ये दूसरा कंपोनेंट भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं जिनको हम नेक्स्ट टर्न करेंगे। ये हमेशा याद रखना बेटा, जो मेन वेक्टर है जिसको हमने रिजॉल्व किया है वो हमेशा दोनों कंपोनेंट के बीच में ही कहीं लाई करेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। वेक्टर r x और ry के बीच में होगा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, cos थीटा, जिसके थीटा वाले डायरेक्शन का कंपोनेंट cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। इस फिगर को एकदम समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फार्मूले याद कर लीजिए। So we will meet again on next turn, do problems on this topic और उसके बाद हम 3D में कैसे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को उसको डिस्कस करेंगे और भी आगे वेक्टर के चीजों को सॉल्व करेंगे। So till next turn, do hard labor, be happy, till then, sayonara and God speed.